निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की शाही मित्रता की गहराई, चुनौतियों और अटूट बंधन पर आधारित एक विस्तृत कहानी। अकबर और बीरबल शाही मित्रता भाग एक, दोस्ती का सुनहरा दौर अध्याय एक, एक अनोखा रिश्ता सन 1575, फतेहपुर सीकरी। मुगल सल्तनत का नयानवेला राजधानी शहर लाल पत्थर से बनी अपनी शानदार इमारतों के साथ सूरज की रोशनी में दमक रहा था। बुलंद दरवाजे की भव्यता से लेकर पंच महल की हवादार छतरियों तक सब कुछ शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के विशाल दृष्टिकोण और असीम शक्ति का प्रमाण था। लेकिन इस सल्तनत की असली ताकत सिर्फ पत्थर की इमारतों और विशाल सेना में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में थी जिन्हें शहंशाह ने बड़ी समझदारी से पोषित किया था। और इन सभी रिश्तों में सबसे अनमोल, सबसे अनोखा और सबसे चर्चित था उनका और उनके 9 रत्नों में से एक, बीरबल का रिश्ता। यह सिर्फ एक बादशाह और उसके सलाहकार का रिश्ता नहीं था। यह दोस्ती की एक ऐसी मिसाल थी जहां पद और प्रोटोकॉल अक्सर ज्ञान और हास्य के सामने पिघल जाते थे। आज दीवाने खास में माहौल कुछ हल्का फुल्का था। एक ईरानी राजदूत ने शहंशाह को गुलाब के इत्र की कुछ दुर्लभ शीशियां भेंट की थीं। इत्र की महक पूरे हॉल में फैली हुई थी। अकबर ने एक शीशी उठाते हुए कहा, इसकी खुशबू लाजवाब है। बीरबल, हमें बताओ, दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? यह सवाल अचानक आया था, जैसा कि अक्सर होता था। दरबारियों ने तुरंत जवाब देना शुरू कर दिया। किसी ने शहद कहा, किसी ने पके हुए आम, तो किसी ने मिश्री। अकबर हर जवाब सुनते और मुस्कुरा देते, लेकिन उनकी आंखें बीरबल को ढूंढ रही थीं। बीरबल, जो अब तक खामोश थे, आगे आए और अदब से झुके। आलमपनाह, मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे मीठी चीज है इंसान की ज़बान। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुछ लोग दबी हंसी हंसने लगे। शहंशाह के साले और एक प्रभावशाली दरबारी शमसुद्दीन खान ने व्यंग्य से कहा, बीरबल, लगता है आज तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है। ज़बान मीठी कैसे हो सकती है? अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। बीरबल, अपनी बात को साबित करो। बीरबल ने कहा, हुजूर, शहद, आम या मिश्री की मिठास तो सिर्फ जीभ तक रहती है, लेकिन ज़बान से निकले मीठे बोल सीधे दिल में उतरते हैं। एक मीठा शब्द किसी निराश व्यक्ति में आशा जगा सकता है, दुश्मन को दोस्त बना सकता है और सालों की कड़वाहट को एक पल में मिटा सकता है। इसकी मिठास का असर जिंदगी भर रहता है। इसी तरह दुनिया की सबसे कड़वी चीज भी ज़बान ही है, जिसके तीखे बोल ऐसे घाव देते हैं जो तलवार भी नहीं दे सकती। इसलिए मिठास और कड़वाहट का सबसे बड़ा स्रोत इंसान की ज़बान ही है। यह सुनकर अकबर का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, तुम्हारी बातों में सिर्फ हाजिर जवाबी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन होता है। तुमने हमारी आंखों से पर्दा हटा दिया। शहंशाह ने अपनी उंगली से बेशकीमती हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल की ओर बढ़ा दी। यह छोटी सी घटना उस रिश्ते की एक झलक थी। अकबर को बीरबल में सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना मिलता था जो उन्हें सच दिखाता था, एक ऐसा दोस्त जो उन्हें हंसा सकता था, और एक ऐसा गुरु जो उन्हें जीवन के जटिल रहस्यों को सरल शब्दों में समझा सकता था। बीरबल के लिए अकबर सिर्फ एक बादशाह नहीं, बल्कि एक ऐसे पारखी थे जो उनके ज्ञान और बुद्धि की सच्ची कदर करते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी होती हैं। दरबार में हर कोई इस दोस्ती को अच्छी नजर से नहीं देखता था। कई पुराने तुर्की और ईरानी अमीर, जो खुद को सल्तनत का असली हकदार समझते थे, एक साधारण ब्राह्मण की इतनी ऊंची पहुंच से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल अपनी चापलूसी और चतुराई से शहंशाह को भरमा रहा है। यह ईर्ष्या एक धीमी आग की तरह थी जो सही मौके की तलाश में दरबार के कोनों में सुलग रही थी।
अध्याय 2 साजिश की पहली आहट। उस साल आगरा के किले में सालाना जश्न-ए-बहारां का आयोजन हो रहा था। पूरा किला दुल्हन की तरह सजा था। दूर दूर से राजा, महाराजा और सूबेदार शहंशाह को मुबारकबाद देने आए थे। एक शाम जब जश्न अपने चरम पर था, अकबर अपने कुछ खास लोगों के साथ महल की छत पर टहल रहे थे। चांदनी रात में यमुना नदी चांदी की तरह चमक रही थी। बीरबल अपनी किसी मजेदार बात से शहंशाह का मनोरंजन कर रहे थे। अचानक अंधेरे में से एक तीर सनसनाता हुआ आया और अकबर के ठीक बगल के खंभे में जा धंसा। एक पल के लिए सब सन्न रह गए। अगर अकबर 1 इंच भी हिले होते तो तीर सीधा उनके दिल में होता। तुरंत शाही अंगरक्षक हरकत में आ गए। उन्होंने पूरी छत को घेर लिया, लेकिन तीर चलाने वाला अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो चुका था। यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक थी। किले के सबसे सुरक्षित हिस्से में शहंशाह पर हमला हुआ था। अगले दिन दरबार में हड़कंप मच गया। सुरक्षा प्रमुख को कड़ी फटकार लगाई गई। जांच का काम राजा मान सिंह को सौंपा गया। शाम को अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष ख्वाबगाह में बुलाया। शहंशाह के चेहरे पर गुस्सा और चिंता साफ झलक रही थी। बीरबल, यह किसकी जुर्रत हो सकती है? अकबर ने कमरे में टहलते हुए पूछा। हमारे अपने ही महल में? इसका मतलब है कि गद्दार हमारे बहुत करीब है। बीरबल ने खंभे से निकाले गए तीर को ध्यान से देखते हुए कहा, आलमपनाह, यह तीर आम तीर नहीं है। इसकी बनावट और इस पर लगे जहर को देखकर लगता है कि यह काम किसी पेशेवर हत्यारे का है। और ऐसा पेशेवर हत्यारा बिना किसी अंदरूनी मदद के यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो तुम्हें किस पर शक है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, शक किसी पर भी हो सकता है जहाँपना। सल्तनत जितनी बड़ी होती है, उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा होते हैं। कुछ दुश्मन बाहर होते हैं और कुछ अंदर। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा। बीरबल ने अपनी खुद की एक छोटी लेकिन बहुत कुशल जासूसों की टोली बना रखी थी, जो दरबारियों की नजरों से दूर शहर के आम लोगों के बीच रहकर काम करती थी। उन्होंने अपने जासूसों को इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। कुछ दिनों की जांच के बाद मान सिंह ने कुछ संदिग्ध पहरेदारों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कबूल किया कि उन्हें कुछ सोने के सिक्कों के बदले में उस रात अपनी चौकी से हटने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आदेश किसने दिया था। धागे एक जगह आकर उलझ गए थे। बीरबल के जासूसों ने एक और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ पुराने तुर्की अमीर, जो शहंशाह की राजपूतों और हिंदुओं से बढ़ती नजदीकी से नाराज थे, गुप्त बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों का नेतृत्व अतागा खान नाम का एक बुजुर्ग अमीर कर रहा था, जो कभी अकबर के पिता हुमायूं का करीबी था। बीरबल ने यह जानकारी अकबर को दी। अकबर को सुनकर बहुत दुहक हुआ। अतागा खान उनके पिता के समय से वफादार रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है? बीरबल, यकीन नहीं है जहाँपनाह, पर शक जरूर है। हो सकता है वे सिर्फ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हों, लेकिन इस हमले के पीछे उनका हाथ निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, जो दरबार की राजनीति, बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी अटूट वफादारी पर केंद्रित है। अकबर बीरबल दरबार की शान भाग 1, ईर्ष्या की लपटें। अध्याय 1, सितारे की चमक। फतेहपुर सीकरी, मुगलिया सल्तनत का धड़कता हुआ दिल। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दीवाने खास में उस दिन सामान्य से अधिक चहल पहल थी। कंधार पर एक और शानदार जीत के बाद जश्न का माहौल था। दरबार खचाखच भरा था। मनसबदार, सूबेदार, विदेशी राजदूत और नवरत्न सभी शहंशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। लेकिन इस जीत का सेहरा सिर्फ सेनापति राजा मान सिंह के सिर नहीं बंधा था। इस जीत की रणनीति में एक अहम भूमिका थी बीरबल की।
उन्होंने ही शहंशाह को यह सलाह दी थी कि सीधे हमले के बजाय कंधार के कबीलों को कूटनीतिक रूप से अपने पक्ष में किया जाए। उनकी इसी सलाह ने एक लंबे और खूनी युद्ध को टाल दिया था और सल्तनत के हजारों सैनिकों की जान बचाई थी। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे, उनके चेहरे पर विजय का तेज था। उन्होंने अपनी उंगली से एक बेशकीमती पन्ने की अंगूठी उतारी और बीरबल को अपने पास बुलाया। राजा बीरबल, शहंशाह की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। आपकी सलाह ने न केवल सल्तनत को एक बड़ी जीत दिलाई है, बल्कि इंसानियत का भी मान रखा है। आपकी बुद्धि तलवार से भी तेज है। हम आपको बुद्धिराज की उपाधि से सम्मानित करते हैं और यह अंगूठी हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। बीरबल ने अदब से झुककर सम्मान स्वीकार किया। पूरे दरबार ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन किया। लेकिन इस गड़गड़ाहट के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो पत्थर की तरह भावहीन थे, जिनकी आंखों में प्रशंसा नहीं बल्कि ईर्ष्या की आग जल रही थी। इस गुट का अनकहा नेता था मीर बख्शी जफरुल्लाह खान, सल्तनत का मुख्य सैन्य अधिकारी। जफरुल्लाह खान एक पुराने तुर्की अमीर परिवार से था, जो पीढ़ियों से मुगलों की सेवा कर रहा था। वह एक बहादुर योद्धा था, लेकिन संकीर्ण सोच का और घमंडी था। उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक भाट का बेटा, एक कवि और मस्खरा, सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में दखल दे और शहंशाह का सबसे करीबी बन जाए। उसे लगता था कि बीरबल ने अपनी चापलूसी से शहंशाह पर कोई जादू कर दिया है। उसके साथ थे दीवान-ए-माल, इनायत शाह और शाही काजी सदरुस-सदुर। इनायत शाह को लगता था कि बीरबल की उदार नीतियों के कारण शाही खजाने को नुकसान हो रहा है। वहीं काजी साहब को बीरबल के खुले विचारों और सभी धर्मों के प्रति उनके सम्मान से चिढ़ थी, जिसे वे इस्लाम के खिलाफ समझते थे। उस दिन जब बीरबल को बुद्धिराज की उपाधि मिली, तो इन तीनों ने एक गुप्त बैठक की। यह बहुत हो गया, जफरुल्लाह खान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। यह कल का आया छोकरा अब हमारे सिर पर बैठकर नाच रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो एक दिन यह पूरी सल्तनत को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। इनायत शाह ने कहा, शहंशाह तो उसकी बातों के अलावा कुछ सुनते ही नहीं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शहंशाह की नजरों में वह हमेशा के लिए गिर जाए। लेकिन कैसे? काजी ने पूछा। उसकी किस्मत बहुत बुलंद है। हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलता है। हर किस्मत की एक सीमा होती है। काजी साहब, जफरुल्लाह खान की आंखों में एक क्रूर चमक थी। हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे, एक ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे, जिससे निकलना बुद्धिराज के लिए भी नामुमकिन होगा। हम शहंशाह को यह यकीन दिला देंगे कि बीरबल, जिसे वह दरबार की शान समझते हैं, असल में सल्तनत का सबसे बड़ा गद्दार है। इस प्रकार उस जश्न की रात में दीवाने खास की रोशनी के ठीक नीचे एक बहुत ही अंधेरी और खतरनाक साजिश की नींव रखी जा रही थी, जिसका मकसद दरबार की शान को हमेशा के लिए मिटा देना था। अध्याय 2। चक्रव्यूह की रचना। जफरुल्लाह खान और उसके साथियों ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि बीरबल को किसी छोटे मोटे आरोप में फंसाना नामुमकिन है। उन्हें एक ऐसा मुद्दा चाहिए था जो सीधा शहंशाह की दुखती रग पर हाथ रखे, सल्तनत की सुरक्षा और वफादारी। उन्होंने एक बहुआयामी योजना बनाई। योजना का पहला हिस्सा था बीरबल की छवि को खराब करना। उन्होंने दरबार में और हरम में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि बीरबल अपनी हैसियत का गलत फायदा उठा रहे हैं। वे कहने लगे कि बीरबल ने अपने कई रिश्तेदारों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करवा दिया है, कि वह व्यापारियों से रिश्वत लेते हैं और कि वह रात के अंधेरे में गुप्त बैठकें करते हैं। ये सब झूठी बातें थीं, लेकिन उन्हें इतनी बार और इतने अलग अलग लोगों द्वारा दोहराया गया कि हवा में एक शक का बीज बो दिया गया। योजना का दूसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा था एक ठोस सबूत तैयार करना।
उन दिनों बंगाल का सूबेदार दाऊद खान कर्रानी सल्तनत के लिए सिरदर्द बना हुआ था। वह एक विद्रोही था और खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक मानता था। अकबर उसके खिलाफ एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहे थे। जफरुल्लाह खान ने इस स्थिति का फायदा उठाने का सोचा। उसने अपने एक जासूस, जो फारसी भाषा और बीरबल की लिखावट की नकल करने में माहिर था, को बुलाया। उसने उससे बीरबल की लिखावट में एक खत लिखवाया। यह खत दाऊद खान कर्रानी के नाम था। खत में लिखा था, बंगाल के सुल्तान दाऊद खान को बीरबल का सलाम। आगरा में हालात आपके पक्ष में हैं। शहंशाह आपकी ताकत को कम आंक रहे हैं। यदि आप इसी समय हमला करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। मैं अंदर से यह सुनिश्चित करूंगा कि मुगल सेना को समय पर रसद और सही जानकारी न मिले। आपकी जीत के बाद हमारे बीच हुए समझौते के अनुसार पूर्वी प्रांतों का प्रशासन मेरे हाथ में होगा। आपका दोस्त बुद्धिराज, यह एक शैतानी योजना थी। खत में बीरबल की उपाधि बुद्धिराज का इस्तेमाल किया गया था ताकि वह और भी असली लगे। उन्होंने दाऊद खान की शाही मुहर की एक नकली प्रतिकृति भी बनवाई और उसे खत पर लगा दिया। अब सवाल था कि इस खत को शहंशाह तक कैसे पहुंचाया जाए। इसे बीरबल के घर में छिपाना बहुत जोखिम भरा था। इसलिए जफरुल्लाह ने एक और चाल चली। उसने अपने एक सैनिक को, जो अपनी वफादारी के लिए जाना जाता था, यह कहकर तैयार किया कि उसे सल्तनत के एक बहुत बड़े गद्दार को पकड़ने के लिए एक खतरनाक मिशन पर जाना है। योजना के अनुसार बंगाल की सीमा पर एक छोटी सी झड़प का मंचन किया गया। इस झड़प में दाऊद खान के कुछ सैनिकों को पकड़ा गया। इन्हीं में से एक था जफरुल्लाह का अपना आदमी, जो दुश्मन के कपड़ों में था। जब उसे आगरा लाया गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने बड़ी मुश्किल से यह राज खोला कि वह दाऊद खान का एक खास संदेशवाहक है और उसके पास मुगल दरबार में मौजूद एक बहुत बड़े गद्दार के लिए एक खत है। उन्हें लगा कि यह शहंशाह का कोई नया मजाक है। लेकिन जब उन्होंने सैनिकों के चेहरों पर गंभीरता देखी तो उनकी हंसी गायब हो गई। उन्हें बिना कोई सफाई देने का मौका दिए गिरफ्तार कर लिया गया और शाही कारागार में डाल दिया गया। यह वही कारागार था जहां सल्तनत के सबसे खतरनाक दुश्मनों और गद्दारों को रखा जाता था। एक पल में दरबार की शान बुद्धिराज बीरबल एक आम कैदी बन गए थे। अंधेरी सीलन भरी कोठरी में बीरबल को पहली बार अकेलेपन और बेबसी का एहसास हुआ। उन्हें अपनी जान का डर नहीं था। उन्हें दर्द इस बात का था कि उनके शहंशाह ने, उनके दोस्त ने, उन पर इतना भयानक आरोप लगने पर एक बार भी उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा। विश्वास का धागा इतना कमजोर कैसे हो सकता है? वह जानते थे कि यह एक साजिश है। वह जफरुल्लाह खान और उसके साथियों की ईर्ष्या से वाकिफ थे, लेकिन अब वह इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके थे। उनके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं था। वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। बीरबल की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह अपना अधिकांश समय ध्यान और चिंतन में बिताते। वह जानते थे कि सच्चाई की अपनी एक ताकत होती है और वह एक दिन बाहर जरूर आएगी। उन्हें बस एक मौके का, एक छोटी सी किरण का इंतजार था। भाग 3 सच्चाई की धीमी किरण अध्याय 5 शहंशाह का बेचैन मनोधर। अकबर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उन्होंने बीरबल को कैद तो कर दिया था, लेकिन उन्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं था। बीरबल का खामोश, पीड़ा भरा चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ जाता था। दरबार अब जफरुल्लाह खान के इशारों पर चलता था। हर फैसले में उसकी मनमानी होती थी। बंगाल के खिलाफ तुरंत युद्ध छेड़ दिया गया,
जिसमें मुगल सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि जफरुल्लाह ने एक गलत रणनीति अपनाई थी। लगान की दरें बढ़ा दी गईं, जिससे किसानों में असंतोष फैलने लगा। अकबर को हर कदम पर बीरबल की कमी खलती थी। वह उस संतुलित सलाह, उस दूरदर्शी सोच और उस निस्वार्थ वफादारी को याद करते थे। उनका दिल मानने को तैयार नहीं था कि बीरबल गद्दार हो सकते हैं। एक रात अकबर भेष बदलकर आगरा की सड़कों पर निकले, जैसा कि वह अक्सर करते थे। उन्होंने एक सराय में कुछ लोगों को बातें करते सुना। जब से राजा बीरबल गए हैं, सल्तनत में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, एक व्यापारी कह रहा था। यह नए मीर बख्शी तो सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हैं। सुना है राजा बीरबल ने गद्दारी की थी, दूसरे ने कहा। मुझे यकीन नहीं होता, एक बूढ़े आदमी ने कहा। वह आदमी प्रजा का दर्द समझता था। उसकी आंखों में सच्चाई थी। यह जरूर कोई बड़ी साजिश है। इन बातों ने अकबर के मन में चल रही आग को और हवा दे दी। उन्होंने फैसला किया कि वह इस मामले की जांच अपने तरीके से करेंगे, जफरुल्लाह खान पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूस मीर यूसुफ को बुलाया, जो सीधे उन्हें रिपोर्ट करता था। यूसुफ, हम तुम्हें एक गुप्त काम सौंप रहे हैं, शहंशाह ने कहा। हमें बीरबल के खिलाफ हुई इस पूरी साजिश की तह तक जाना है। उस खत से लेकर उस संदेशवाहक तक हर कड़ी की फिर से जांच करो। लेकिन याद रहे, इस बारे में जफरुल्लाह को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। अध्याय 6। एक टूटा हुआ धागा। मीर यूसुफ एक बहुत ही काबिल जासूस था। उसने अपनी जांच उस सैनिक से शुरू की जिसे संदेशवाहक के रूप में पकड़ा गया था। जफरुल्लाह ने उसे एक दूर की चौकी पर भेज दिया था ताकि वह किसी से मिल न सके। यूसुफ ने उसे ढूंढ निकाला और उससे दोस्ती की। कई हफ्तों के बाद एक रात जब वह नशे में था, उसने यूसुफ के सामने अपना राज उगल दिया। उसने बता दिया कि वह दाऊद खान का आदमी नहीं, बल्कि जफरुल्लाह खान का ही एक वफादार सैनिक है, और उसने यह सब अपने मीर बख्शी के हुक्म पर किया था। यह एक बहुत बड़ा सबूत था। अब यूसुफ को यह पता लगाना था कि वह जाली खत किसने लिखा था। उसने आगरा के सभी मशहूर सुलेखकों, कैलीग्राफर्स की गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। उसे पता चला कि हाल ही में कमालुद्दीन नाम के एक फारसी सुलेखक ने अचानक बहुत सारा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है। उसने एक नया घर खरीदा था और जुए में बहुत पैसा उड़ा रहा था। यूसुफ ने कमालुद्दीन पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने पाया कि वह अक्सर इनायत शाह के एक खास नौकर से मिलता था। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही थी। जफरुल्लाह खान, इनायत शाह और काजी तीनों इस साजिश में शामिल थे। मीर यूसुफ ने सारी जानकारी और सबूत इकट्ठा करके सीधे शहंशाह अकबर को दिए। सबूतों को देखकर अकबर की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ आ गए। आंसू इस बात के कि उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर शक किया और उसे महीनों तक अंधेरी कोठरी में सड़ने दिया, और गुस्सा इस बात का कि उनके अपने ही दरबारियों ने उन्हें धोखा दिया और सल्तनत को खतरे में डाला। अब सवाल यह था कि इन गद्दारों को कैसे बेनकाब किया जाए और बीरबल को बाइज्जत कैसे वापस लाया जाए। भाग 4 चक्रव्यूह का भेदन। अध्याय 7 बीरबल की वापसी। अकबर आधी रात को खुद शाही कारागार गए। जब बीरबल की कोठरी का दरवाजा खुला तो बीरबल ने सोचा कि शायद उनके जल्लाद आए हैं, लेकिन सामने अपने दोस्त, अपने शहंशाह को खड़ा देखकर वह हैरान रह गए। अकबर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर गहरी पीड़ा और अपराध बोध था। अकबर दौड़कर बीरबल के गले लग गए। हमें माफ कर दो बीरबल, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। बीरबल ने अपने दोस्त को संभाला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जहांपना। एक बादशाह के लिए सबूत ही सब कुछ होते हैं।
मुझे खुशी है कि सच्चाई आपके सामने आ गई। उस रात अकबर और बीरबल ने घंटों बातें की। अकबर ने उन्हें पूरी साजिश के बारे में बताया। बीरबल ने कैद में अपने अनुभवों के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, अब इन गद्दारों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। लेकिन हमें उन्हें उनके ही खेल में हराना होगा। हमें उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब करना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में एक अजीब घोषणा की गई। शहंशाह ने ऐलान किया कि राजा बीरबल पर गद्दारी का जुर्म साबित हो गया है और उन्हें कल सुबह दीवान-ए-आम में सबके सामने मौत की सजा दी जाएगी। यह सुनकर जफरुल्ला खान और उसके साथी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनका आखिरी कांटा भी रास्ते से हट गया है। अध्याय 8 न्याय का दिन। अगली सुबह दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। लोग अपने चहेते बीरबल का अंत देखने के लिए जमा हुए थे। उनके चेहरों पर दुहक और अविश्वास था। बीरबल को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। उनका सिर ऊंचा था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जफरुल्ला खान, इनायत शाह और काजी आगे की पंक्तियों में बैठे थे, न्याय का तमाशा देखने के लिए। जब जल्लाद अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा तो अकबर ने हाथ उठाकर उसे रोका। सजा देने से पहले शहंशाह ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, हम चाहते हैं कि सल्तनत के इन दुश्मनों को पकड़ने में मदद करने वाले गवाहों को सम्मानित किया जाए। उन्होंने उस सैनिक को बुलाया जिसे संदेशवाहक बनाया गया था। वह कांपता हुआ आगे आया और उसने सबके सामने कबूल किया कि उसने यह सब जफरुल्ला खान के कहने पर किया था। फिर कमालुद्दीन सुलेखक को लाया गया। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसे इनायत शाह ने खत लिखने के लिए पैसे दिए थे। एक एक करके सारे सबूत और गवाह पेश किए गए। जफरुल्ला खान, इनायत शाह और काजी के चेहरे का रंग उड़ गया। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन शाही अंगरक्षकों ने उन्हें पहले ही घेर रखा था। अब सच्चाई पूरे दरबार के सामने थी। अकबर अपनी गद्दी से उतरे और खुद बीरबल की जंजीरें खोलीं। उन्होंने अपना शाही दुपट्टा उतारकर बीरबल के कंधों पर डाल दिया। यह है दरबार की असली शान, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा। एक ऐसा व्यक्ति जिसने महीनों तक अन्याय सहा, लेकिन उसकी वफादारी नहीं डिगी। और वे हैं दरबार के असली गद्दार। उन्होंने जफरुल्ला और उसके साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जिन्होंने अपनी ईर्ष्या की आग में पूरी सल्तनत को जलाने की कोशिश की। उन तीनों गद्दारों को उनकी हैसियत के अनुसार सजा दी गई। जफरुल्ला खान को देश निकाला दे दिया गया और इनायत शाह और काजी को उनके पदों से हटाकर उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। अध्याय 9 शान की पुनर्स्थापना। बीरबल को उनका पद और सम्मान वापस मिल गया, पहले से भी कहीं ज्यादा। इस घटना ने दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को यह सबक सिखा दिया था कि शहंशाह अकबर दोस्ती निभाना भी जानते हैं और न्याय करना भी। उस शाम अकबर और बीरबल अकेले पंचमहल की सबसे ऊंची छत पर बैठे थे, डूबते सूरज को देख रहे थे। बीरबल, क्या तुम हमसे नाराज हो? अकबर ने धीरे से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, सूरज से कोई कैसे नाराज हो सकता है? कभी कभी उस पर भी ग्रहण लग जाता है, लेकिन इससे उसकी रोशनी कम नहीं होती। आपका और मेरा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। यह मुश्किल घड़ी हमें और भी करीब ले आई है। अकबर ने एक गहरी सांस ली। तुम सच कहते हो बीरबल। तुम सिर्फ बुद्धिराज नहीं हो, तुम इस दरबार की आत्मा हो, इसकी शान हो। तुम्हारे बिना यह सल्तनत सिर्फ एक पत्थर का ढांचा है जिसमें कोई जान नहीं। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई, एक ऐसे किले की तरह जिसे कोई साजिश, कोई ईर्ष्या भेद नहीं सकती थी। और बीरबल अपनी बुद्धि, हास्य और अटूट वफादारी के साथ हमेशा के लिए दरबार की शान के रूप में इतिहास में अमर हो गए।
निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की हास्य, बुद्धि और उनकी अनूठी मित्रता पर आधारित एक विस्तृत कहानी जो ठहाकों के महत्व को दर्शाती है। अकबर बीरबल के ठहाके भाग 1। जब हंसी खो गई अध्याय 1। सल्तनत पर उदासी का साया। आगरा का किला अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। दीवाने आम और दीवाने खास के संगमरमरी फर्श ठंडे और बेजान लगते थे। फव्वारों का संगीत भी बेसुर हो गया था और बागों के फूलों ने भी मानो अपनी खुशबू समेट ली थी। सल्तनते मुगलिया पर उदासी का एक घना अनचाहा बादल छा गया था, क्योंकि इस सल्तनत की धड़कन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने हंसना छोड़ दिया था। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। हफ्तों बीत गए थे। शहंशाह दरबार में आते, खामोशी से राजकाज के फैसले सुनते, जरूरी हुक्म देते और बिना किसी भाव के वापस अपने ख्वाबगाह में चले जाते। उनके चेहरे पर जो कभी भावनाओं का आईना हुआ करता था, अब एक गहरी अपारगमय गंभीरता थी। उनकी आंखों की वह चमक जो किसी अच्छी बात पर या किसी चतुराई भरे जवाब पर जुगनुओं की तरह नाच उठती थी, अब बुझ चुकी थी। इस बदलाव का असर पूरे दरबार पर था। जो दरबारी कभी एक दूसरे पर फप्तियां कसते थे, वे अब नजरें चुराते थे। जो शायर कभी अपनी गजलों से वाहवाही लूटते थे, वे अब चुप थे। यहाँ तक कि मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी बेतुकी बातों से माहौल को हल्का करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, अब सहमे सहमे से रहते थे। दरबार एक जिंदादिल महफिल से एक गंभीर दफ्तर में तब्दील हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान जो व्यक्ति था, वह थे बीरबल। अकबर के लिए वह सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक सखा थे। उन्होंने शहंशाह को हर रूप में देखा था, गुस्से में, खुशी में, दुविधा में, और हर बार उन्होंने अपनी बुद्धि और हास्य से उनके मन को हल्का किया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। यह कोई राजकाज की चिंता नहीं थी, कोई बाहरी खतरा नहीं था। यह एक आंतरिक उदासी थी, जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं और बीरबल उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। एक शाम बीरबल ने हिम्मत करके शहंशाह से उनके निजी कक्ष में पूछा, आलम पनाह, क्या कोई खास चिंता है जो आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रही है? आपका यह सेवक आपके हर दुख में साझीदार है। अकबर ने यमुना की ओर देखते हुए एक ठंडी सांस भरी। बीरबल, कभी कभी इंसान को खुद नहीं पता होता कि वह क्यों उदास है। हमें लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, सल्तनत, शोहरत, ताकत, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक खालीपन रह जाता है। हमें लगता है कि यह हंसी, यह खुशी, यह सब कितना क्षणभंगुर है। आज है, कल नहीं। इस एहसास के आगे हर ठहाका बेमानी लगता है। यह एक दार्शनिक उदासी थी, एक शासक का अस्तित्व का संकट। बीरबल समझ गए कि इसे किसी साधारण चुटकुले या कहानी से दूर नहीं किया जा सकता। अध्याय 2। हकीम अलजाबिर का आगमन। शहंशाह की इस हालत ने दरबार के उन लोगों को एक मौका दे दिया जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता से जलते थे। इस गुट का नेतृत्व कर रहे थे हकीम अलजाबिर, जो हाल ही में बुखारा से आए एक प्रसिद्ध वैद्य और विद्वान थे। हकीम साहब ज्ञान के भंडार थे, लेकिन उनमें हास्य और लचीलेपन की भारी कमी थी। उनका मानना था कि जीवन को कठोर अनुशासन और गंभीरता से ही जिया जाना चाहिए। हंसी मजाक को वह समय की बर्बादी और अक्ल की कमी मानते थे। हकीम ने शहंशाह के सामने खुद को एक ऐसे विशेषज्ञ के रूप में पेश किया जो मन की बीमारियों का इलाज कर सकता था। जहां पनाह, उन्होंने अपनी भारी गंभीर आवाज में कहा, मन की उदासी का कारण है अनुशासन की कमी। दरबार का यह हल्का फुल्का माहौल, यह बेवजह की हंसी ठिठोली, यह सब मन को कमजोर और चंचल बनाती है। आपको एक अनुशासित दिनचर्या की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
मेरे बताए नियमों पर चलकर आपकी यह उदासी जड़ से खत्म हो जाएगी। अकबर, जो उस समय किसी भी सहारे की तलाश में थे, हकीम की बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने हकीम अलजाबिर को अपना निजी सलाहकार नियुक्त कर लिया। हकीम ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले दरबार में किसी भी तरह के मजाक, शायरी या संगीत पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा, यह सब मन को भटकाने वाली चीजें हैं। शहंशाह को अभी गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। मुल्ला दो प्याजा ने जब एक दिन अपनी आदत के अनुसार कोई बेतुकी बात कहने की कोशिश की तो हकीम ने उन्हें बुरी तरह डांट दिया। यह दरबार है, कोई भांडों की महफिल नहीं। धीरे धीरे हकीम ने पूरे महल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने शहंशाह के भोजन, उनके सोने जागने का समय, सब कुछ एक सख्त सारणी में बांध दिया। महल अब एक अस्पताल जैसा लगने लगा था, जहां का मुख्य मरीज खुद शहंशाह थे और मुख्य डॉक्टर थे हकीम अलजाबिर। बीरबल यह सब खामोशी से देख रहे थे। वह जानते थे कि हकीम का तरीका आग को पेट्रोल से बुझाने जैसा है। वह शहंशाह की उदासी को और भी गहरा कर रहा था। हंसी पर पाबंदी लगाकर वह उस आखिरी खिड़की को भी बंद कर रहा था जहां से ताजी हवा अंदर आ सकती थी। बीरबल के दुश्मनों को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि हकीम के आने से बीरबल का पत्ता हमेशा के लिए कट गया है। वे हकीम की हाँ में हाँ मिलाते और बीरबल की बुद्धिमानी को मस्खरापन कहकर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन हकीम ने अकबर से कहा, आलमपनाह, आपकी उदासी का एक बड़ा कारण यह व्यक्ति है। उसने बीरबल की ओर इशारा करते हुए कहा। इसकी हल्की और छिछोरी बातों ने आपकी गंभीरता को कम कर दिया है। जब तक यह आपके आसपास है, आप कभी भी सच्चे आत्मचिंतन को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी सलाह है कि आप इसे कुछ समय के लिए दरबार से दूर रहने का आदेश दें। अकबर ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। वह अपने दोस्त को दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह हकीम के तर्कों को काट भी नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, बीरबल खुद आगे आए। आलमपनाह, हकीम साहब सही कह रहे हैं। शायद मेरे यहाँ रहने से उनके इलाज में बाधा पड़ रही है। मैं खुद ही कुछ समय के लिए आपसे और दरबार से दूर एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूँ। यह कहकर बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और बिना किसी की ओर देखे दरबार से बाहर चले गए। यह उनका अपना तरीका था, अपने दोस्त को एक कठिन फैसले की दुविधा से बचाने का। लेकिन उनके जाने से सल्तनत पर छाया उदासी का बादल और भी काला और घना हो गया। भाग 2, ठहाकों की खोज। अध्याय 3। एक अजीबोगरीब चुनौती। बीरबल के जाने के बाद कई महीने बीत गए। हकीम अलजाबिर के इलाज से शहंशाह अकबर की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। वह अब पहले से भी ज्यादा चुप, चिड़चिड़े और खोए खोए रहने लगे। उन्हें लगने लगा था कि उनके जीवन से खुशी हमेशा के लिए चली गई है। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे शून्य में घूर रहे थे। अचानक दरबार में एक दूत ने प्रवेश किया और बताया कि कोई साधु उनसे मिलना चाहता है। अकबर ने बेमन से इजाजत दे दी। एक विलक्षण साधु ने प्रवेश किया। उसने गेरुआ वस्त्र पहने थे, माथे पर भस्म थी और उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। वह कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए बीरबल थे। महाराज, साधु ने अपनी आवाज बदलकर कहा, मैंने सुना है कि आपके राज्य में हंसी खो गई है। मैं हंसी का व्यापारी हूँ। मैं आपके राज्य को हंसी लौटा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अकबर ने पहली बार किसी चीज में थोड़ी रुचि दिखाई। क्या शर्त है? साधु, शर्त यह है कि आपको मेरे साथ इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढने में मदद करनी होगी। जिस दिन हमें 4 सबसे बड़े मूर्ख मिल जाएंगे,
उस दिन आपकी खोई हुई हंसी खुद ब खुद लौट आएगी। यह एक बहुत ही अजीब शर्त थी। हकीम अलजाबिर ने तुरंत आपत्ति जताई। जहां पनाह, यह एक ढोंगी है। मूर्खों को ढूंढने से हंसी का क्या लेना देना? यह आपका समय बर्बाद कर रहा है। इसे कैदखाने में डाल देना चाहिए। लेकिन अकबर, जो हकीम के गंभीर इलाज से तंग आ चुके थे, को इस अजीब प्रस्ताव में कुछ नयापन लगा। उन्हें लगा, चलो इसी बहाने महल से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, अकबर ने कहा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। मंजूर है, साधु वेशधारी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 4। पहले दो मूर्ख। अगले दिन अकबर और बीरबल साधु के वेश में कुछ अंगरक्षकों के साथ आगरा की सड़कों पर निकले। हकीम अलजाबिर भी अपनी निगरानी रखने के लिए साथ चल दिए, मुंह फुलाए हुए। वे शहर के बाहर एक सड़क पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी एक घोड़े पर बैठा है और अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर रखे हुए हैं। अकबर ने उसे रोककर पूछा, अरे भाई, जब तुम घोड़े पर बैठे ही हो तो इस गट्ठर को भी घोड़े पर ही क्यों नहीं रख लेते? अपने सिर पर क्यों बोझ ढो रहे हो? उस आदमी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, आप देखते नहीं यह घोड़ा कितना कमजोर और बूढ़ा है। मैं पहले ही इस पर बैठा हूँ, इसका बोझ बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं लकड़ियों का बोझ भी इसी पर डाल दूंगा तो यह बेचारा मर नहीं जाएगा। इसीलिए लकड़ियों का बोझ मैंने अपने सिर पर ले लिया है। यह सुनकर अंगरक्षक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अकबर के होठों पर भी कई महीनों बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, यह है हमारा पहला मूर्ख, जो यह नहीं समझता कि चाहे बोझ उसके सिर पर हो या उसकी गोद में, कुल भार तो घोड़े पर ही पड़ रहा है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। वे आगे बढ़े और एक गली में पहुंचे। रात का समय रहा था। उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क पर लगी मशाल के ठीक नीचे कुछ ढूंढ रहा था। वह बहुत परेशान लग रहा था। क्या खो गया है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। आदमी ने कहा, हुजूर, मेरी हीरे की अंगूठी खो गई है। मेरे बाप की निशानी थी, कहाँ गिरी थी? बीरबल ने पूछा। आदमी ने गली के एक अंधेरे कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, गिरी तो वहां थी, उस झाड़ी के पास। लेकिन वहां बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ मशाल की रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। इस बार अकबर खुद को रोक नहीं पाए। उनके मुंह से एक हल्का सा ठहाका निकल गया। यह महीनों बाद पहली बार था कि उन्होंने खुलकर हंसा था। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, यह है हमारा दूसरा मूर्ख, जो अपनी खोई हुई चीज को वहां ढूंढ रहा है जहां सुविधा है, न कि वहां जहां वह वास्तव में खोई है। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग खुशी को बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, जबकि वह उनके अंदर ही कहीं खोई होती है। बीरबल का इशारा अकबर की ओर था और अकबर यह समझ गए। हकीम अलजाबिर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे लग रहा था कि यह साधु शहंशाह का मजाक उड़ा रहा है। अध्याय 5। तीसरे मूर्ख की तलाश। दो मूर्ख मिल चुके थे, लेकिन अकबर की उदासी अभी पूरी तरह नहीं गई थी। उनकी हंसी एक पल के लिए आई और फिर चली गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बाकी के दो मूर्ख हमें शहर में नहीं बल्कि आपके दरबार में ही मिलेंगे। यह सुनकर अकबर और हकीम दोनों हैरान रह गए। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल अभी भी साधु के वेश में थे। उन्होंने कहा, आलम पनाह, अब मैं आपके सामने तीसरे मूर्ख को पेश करता हूँ। सब उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के सिंहासन के सामने गए और कहा, इस सल्तनत का तीसरा सबसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं, शहंशाह हिंद। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हकीम अलजाबिर की आंखों में जीत की चमक आ गई।
उसे लगा कि अब यह साधु नहीं बचेगा। अंगरक्षकों ने अपनी तलवारें खींच लीं, यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अकबर ने गरजते हुए कहा, हालांकि उनकी आंखों में गुस्सा कम, हैरानी ज्यादा थी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुझे माफ करें जहां पनाह, पर जो सच है वह कहना ही पड़ेगा। आप मूर्ख नहीं तो और क्या हैं? आपके पास इतनी बड़ी सल्तनत है, इतनी वफादार प्रजा है, और एक से बढ़कर एक ज्ञानी सलाहकार हैं। फिर भी आपने अपनी खुशी की, अपने मन की चाबी एक ऐसे व्यक्ति, हकीम की ओर इशारा करते हुए, के हाथ में दे दी, जो खुद हंसना नहीं जानता। आपने यह कैसे सोच लिया कि जो व्यक्ति खुद खुशी का मतलब नहीं जानता, वह आपको खुशी दे सकता है? आपने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी हंसी, एक ऐसे अजनबी को सौंप दी जिसने उसे आपसे ही छीन लिया। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? बीरबल की बातें तीर की तरह थीं, जो सीधे अकबर के दिल में लगीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी सहज बुद्धि को ताक पर रखकर एक कठोर और अव्यावहारिक व्यक्ति पर भरोसा कर लिया था। अध्याय 6 चौथा मूर्ख और ठहाकों की वापसी। इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, बीरबल ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतार दी, और जहांपनाह असली बीरबल ने अपनी जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहा, इस सल्तनत का चौथा और सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ। अब दरबार में हैरानी का दूसरा झटका लगा। मैं मूर्ख इसलिए हूँ, बीरबल ने जारी रखा, क्योंकि मैं यह जानते हुए भी कि मेरे शहंशाह उदास हैं और उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उन्हें छोड़कर चला गया। मैं मूर्ख इसलिए हूँ कि मैंने यह काम महीनों पहले करने के बजाय अब किया। और मैं सबसे बड़ा मूर्ख इसलिए हूँ कि मैं अपने बादशाह की खुशी के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें ही मूर्ख कह रहा हूँ। यह कहकर बीरबल ने अपना सिर झुका दिया। अब आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। एक पल की खामोशी, और फिर अकबर के अंदर से एक जोरदार ठहाका फूटा। यह कोई हल्की मुस्कान या हंसी नहीं थी। यह एक गहरा, सच्चा, दिल से निकला हुआ ठहाका था, जो महीनों की उदासी और गंभीरता के बांध को तोड़ता हुआ बाहर आया था। वह हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी हंसी संक्रामक थी। उसे सुनकर दरबारियों ने, जो महीनों से अपनी हंसी को दबाए बैठे थे, ने भी हंसना शुरू कर दिया। जल्द ही पूरा दीवान खास ठहाकों से गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किले की बेजान दीवारों में फिर से जान आ गई हो। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हंस रहा था, हकीम अलजाबे। उसका चेहरा शर्मिंदगी और हार से सफेद पड़ गया था। अकबर ने हंसते हंसते अपनी गद्दी से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम सच में नायाब हो। तुमने हमें 4 मूर्ख भी ढूंढ दिए और हमारी हंसी भी लौटा दी। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे मन के हकीम हो। उन्होंने हकीम अलजाबिर की ओर मुड़कर कहा, हकीम साहब, आपका ज्ञान किताबी हो सकता है, लेकिन आप जीवन को नहीं समझते। जीवन सिर्फ अनुशासन का नाम नहीं है। जीवन में हंसी का, ठहाकों का उतना ही महत्व है जितना गंभीरता का। हंसी वह दवा है जो मन के सबसे गहरे घावों को भी भर देती है। आपने हमसे हमारी दवा ही छीन ली थी। अब आप जा सकते हैं। इस सल्तनत को आपकी नहीं, बीरबल जैसे दोस्तों की जरूरत है। हकीम अलजाबिर ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और दरबार से चला गया। भाग 3 हंसी का दर्शन। अध्याय 7 ठहाकों का महत्व। उस दिन के बाद फतेहपुर सीकरी में हंसी फिर से लौट आई। दरबार अपने पुराने रंग में आ गया। अकबर अब पहले से भी ज्यादा हंसमुख और जिंदादिल हो गए थे, क्योंकि अब वह हंसी की कीमत समझ गए थे। एक शाम अकबर और बीरबल झील के किनारे बैठे हुए थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हमें एक बात बताओ। तुमने यह सब कैसे सोचा? तुमने यह कैसे जान लिया कि मूर्खों को ढूंढने से हमारी उदासी चली जाएगी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह,
मैंने आपकी उदासी का कारण समझा था। आप जीवन की क्षणभंगुरता और अपनी उपलब्धियों की निरर्थकता के बारे में सोचकर दुखी थे। आप चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे थे। हकीम साहब ने आकर आपकी गंभीरता को और बढ़ा दिया। हंसी, बीरबल ने आगे कहा, हंसी हमें परिप्रेक्ष्य देती है। जब हम किसी की मूर्खता पर हंसते हैं तो हम अवचेतन रूप से खुद को यह याद दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। हर किसी में कोई न कोई कमी होती है। जब हम खुद अपनी मूर्खता पर हंसते हैं, जैसा कि मैंने और आपने आज किया, तो हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम भी गलतियां कर सकते हैं। एक ठहाका हमें हमारे भारी भरकम पदों, हमारी चिंताओं और हमारी योजनाओं से एक पल के लिए आजाद कर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक खेल भी है। जो बादशाह खुद पर हंस सकता है, वह कभी क्रूर और अहंकारी नहीं हो सकता। जो सल्तनत हंस सकती है, वह हमेशा जिंदा दिल और मजबूत रहेगी। अकबर बीरबल की बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्होंने आज हंसी का पूरा दर्शन समझ लिया था। उन्होंने कहा, सच है बीरबल, आज से इस सल्तनत में ठहाकों पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगेगी। यह हमारा शाही हुक्म है। और उस दिन के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। उनके ठहाके सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहे, बल्कि वे उनकी दोस्ती, उनके ज्ञान और उनके जीवन जीने के तरीके का प्रतीक बन गए। वे ठहाके इतिहास में गूंजते रहे और आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि सबसे कठिन समय में भी एक अच्छी हंसी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। बिना ठोस सबूत के वह एक पुराने वफादार पर हाथ नहीं डाल सकते थे। उन्होंने बीरबल को इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखने को कहा। यह घटना एक चेतावनी थी। इसने अकबर और बीरबल दोनों को यह एहसास दिलाया कि सल्तनत की चमकदार सतह के नीचे साजिशों का एक अंधेरा जाल बुन रहा था, और यह जाल शायद उनकी दोस्ती को भी अपनी चपेट में लेने की कोशिश करेगा। भाग 2, दोस्ती पर संकट के बादल। अध्याय 3, जहर भरे शब्द। हमले की घटना के बाद अकबर और भी ज्यादा बीरबल पर निर्भर रहने लगे। सल्तनत के हर बड़े फैसले में, चाहे वह सैन्य अभियान हो या कोई नया प्रशासनिक सुधार, बीरबल की सलाह सबसे अहम होती थी। यह बात बीरबल के दुश्मनों को और भी ज्यादा चुभ रही थी। शमसुद्दीन खान और अतागा खान के गुट ने एक नई रणनीति अपनाई। वे जानते थे कि अकबर पर सीधा हमला करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी बीरबल के साथ उनके रिश्ते पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। वे सीधे सीधे बीरबल की बुराई नहीं करते थे, बल्कि बहुत चालाकी से जहर भरे शब्द कहते थे। एक दिन जब अकबर दरबार में लगान की नई दरों पर चर्चा कर रहे थे, बीरबल ने सुझाव दिया कि जिन इलाकों में सूखा पड़ा है, वहां लगान माफ कर दिया जाना चाहिए। शमसुद्दीन खान ने तुरंत कहा, बीरबल की नीयत तो नेक है जहांपना। वह हमेशा प्रजा के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इतनी बड़ी रियायत देने से शाही खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। कहीं ऐसा न हो कि प्रजा का भला करने के चक्कर में सल्तनत ही कमजोर पड़ जाए। एक और दिन जब मेवाड़ के खिलाफ एक नए अभियान की योजना बन रही थी, बीरबल ने सुझाव दिया कि युद्ध से पहले एक और बार संधि का प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। अतागा खान ने कहा, बीरबल की शांतिप्रियता काबिले तारीफ है, लेकिन जहांपनाह, कहीं दुश्मन हमारी इस शांति की इच्छा को हमारी कमजोरी न समझ बैठे। राजपूत कौम सिर्फ तलवार की भाषा समझती है। यह बातें धीरे धीरे अपना असर कर रही थीं। अकबर एक बुद्धिमान शासक थे और वह इन बातों के पीछे की ईर्ष्या को समझते थे। लेकिन बार बार एक ही बात को सुनने से मन में एक अनचाहा संदेह पैदा हो ही जाता है।
उन्हें कभी कभी लगने लगा कि क्या बीरबल सच में बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो रहे हैं। क्या उनकी सलाह हमेशा व्यावहारिक होती है? इस बीच साजिशकर्ताओं ने एक और खतरनाक चाल चली। उन्होंने एक जाली खत तैयार करवाया। यह खत बीरबल के नाम था और इसे कथित तौर पर काबुल के विद्रोही सूबेदार मिर्जा हाकिम ने लिखा था, जो अकबर का सौतेला भाई था। खत में लिखा था कि वे बीरबल की मदद की सराहना करते हैं और वादा करते हैं कि जब वे दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे तो बीरबल को सल्तनत का सबसे बड़ा पद दिया जाएगा। यह एक बहुत ही घटिया और खतरनाक जाल था। उन्होंने यह खत बीरबल के एक सेवक को रिश्वत देकर उनके निजी कागजात में रखवा दिया। फिर उन्होंने एक गुमनाम संदेशवाहक के जरिए अकबर तक यह खबर पहुंचाई कि बीरबल सल्तनत के सबसे बड़े दुश्मन से मिले हुए हैं और उनके खिलाफ सबूत उनके ही कक्ष में मौजूद है। यह सुनकर अकबर का दिल बैठ गया। यह नामुमकिन था। उनका बीरबल ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक बादशाह के तौर पर वह इस सूचना को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। उनके मन में एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। अध्याय 4 विश्वास की परीक्षा। अकबर ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अंगरक्षकों को बीरबल को बताए बिना उनके कक्ष की तलाशी लेने का आदेश दिया। उनका दिल कह रहा था कि यह एक झूठ है, लेकिन उनका दिमाग कह रहा था कि सच का पता लगाना जरूरी है। जब अंगरक्षकों ने तलाशी ली तो उन्हें वह जाली खत मिल गया। जब वह खत अकबर के सामने लाया गया तो उन्हें लगा जैसे वक्त थम गया हो। लिखावट बीरबल की नहीं थी, लेकिन खत का उनके कक्ष से मिलना ही अपने आप में एक भयानक सबूत था। अगले दिन दरबार का माहौल बहुत भारी था। अकबर के चेहरे पर इतनी गंभीरता थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे आंख मिला सके। उन्होंने बीरबल को आगे आने का आदेश दिया। बीरबल, अकबर की आवाज में एक अनजानी ठंडक थी। यह खत तुम्हारे कक्ष से मिला है। उन्होंने खत बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बीरबल ने खत पढ़ा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वह समझ गए कि यह उनके खिलाफ एक बहुत गहरी साजिश है। जहां पनाह, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, यह एक झूठ है। यह मुझे फंसाने की एक घिनौनी चाल है। मैं सपने में भी आपकी सल्तनत के खिलाफ जाने की बात नहीं सोच सकता। शमसुद्दीन खान ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। आलमपनाह, गद्दार हमेशा यही कहते हैं। सबूत आपके सामने हैं। इस व्यक्ति ने आपके भरोसे का खून किया है। इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। दरबार में कई आवाजें शमसुद्दीन के समर्थन में उठने लगीं। अकबर ने सबकी ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। बीरबल की आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरी पीड़ा थी। यह पीड़ा मौत के डर की नहीं थी, बल्कि अपने दोस्त के विश्वास को खोने की पीड़ा थी। अकबर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका मन युद्ध का मैदान बन गया था। एक तरफ उनकी सालों की दोस्ती, बीरबल की वफादारी की अनगिनत मिसालें थीं। दूसरी तरफ एक बादशाह का कर्तव्य, सल्तनत की सुरक्षा और आंखों के सामने रखा सबूत था। काफी देर की खामोशी के बाद अकबर ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज में दर्द और फैसले का एक अजीब मिश्रण था। हम बीरबल को मौत की सजा नहीं देंगे। यह सुनकर साजिशकर्ताओं के चेहरे पर निराशा छा गई, लेकिन अकबर ने आगे कहा, जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आ जाती, बीरबल को उनके सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है। उन्हें इसी वक्त सल्तनत की सीमा से बाहर चले जाने का हुक्म दिया जाता है। उन्हें दोबारा इस सल्तनत में कदम रखने की इजाजत नहीं होगी। यह मौत से भी बदतर सजा थी। यह एक जीवित मृत्यु थी। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने झुके हुए सिर से फैसला स्वीकार किया। उन्होंने एक बार अकबर की ओर देखा, शायद यह कहने के लिए कि उन्हें अपने दोस्त पर भरोसा रखना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बिना किसी से मिले, बिना अपना सामान लिए बीरबल ने दरबार छोड़ा और एक आम आदमी की तरह आगरा की सड़कों पर गुम हो गए। दरबार का सबसे चमकता सितारा, शहंशाह का सबसे करीबी दोस्त, आज एक गद्दार के रूप में निर्वासित कर दिया गया था। अकबर अपनी गद्दी पर पत्थर की मूरत की तरह बैठे रहे, लेकिन उनके अंदर कुछ टूट गया था। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने न्याय किया है या अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल। भाग 3, अलगाव और आत्मखोज। अध्याय 5, बीरबल बिना सल्तनत। बीरबल के जाने के बाद फतेहपुर सीकरी की रौनक जैसे खो गई। अकबर ने खुद को काम में डुबो लिया, लेकिन हर पल उन्हें बीरबल की कमी खलती थी। दरबार में अब कोई हाजिर जवाबी नहीं थी, कोई ऐसी सलाह नहीं थी जो लीक से हटकर हो, कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ वह अपने दिल की बात कह सकें। शमसुद्दीन खान और उसके साथी बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब मैदान साफ है। उन्होंने अकबर को अपनी चापलूसी और गलत सलाहों से घेरना शुरू कर दिया। सल्तनत के फैसले अब बुद्धि से नहीं, बल्कि अमीरों के अपने स्वार्थों से होने लगे। प्रशासन में ढिलाई आ गई और प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। अकबर यह सब देख रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्हें याद आने लगा कि कैसे बीरबल हमेशा उन्हें आम जनता के बारे में सोचने के लिए कहते थे। उन्हें समझ आने लगा कि बीरबल सिर्फ एक मनोरंजक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी सल्तनत की आत्मा थे। एक दिन एक जटिल कानूनी मामले पर बहस हो रही थी। कोई भी दरबारी कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल पा रहा था। अकबर को अचानक खीज आ गई और वह चिल्ला पड़े, क्या इस पूरे दरबार में एक भी अक्लमंद इंसान नहीं है? अगर आज बीरबल यहाँ होते तो उन्होंने 1 मिनट में इस गुत्थी को सुलझा दिया होता। यह कहते ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कह दिया है। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। तुम्हारे मन का बोझ तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। बीरबल की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी पूरी कहानी गुरु को सुना दी। गुरु ज्ञानसागर ने शांति से सब कुछ सुना और फिर कहा, पुत्र, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, यह सच है। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि वह किस दुविधा में होगा? वह एक दोस्त भी है और एक बादशाह भी। कभी कभी राजधर्म मित्रधर्म पर भारी पड़ जाता है। उसने तुम्हें मौत की सजा नहीं दी, इसका अर्थ है कि उसके दिल के किसी कोने में अब भी तुम्हारे लिए विश्वास बाकी है। यह दुनिया एक आईना है, गुरु ने आगे कहा। यह हमें वही दिखाती है जो हमारे अंदर होता है। शायद इस अलगाव की जरूरत थी ताकि तुम दोनों अपने रिश्ते की सच्ची कीमत समझ सको। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम्हारी दोस्ती की भी यह एक परीक्षा है। गुरु के शब्दों ने बीरबल के मन पर मरहम का काम किया। उनका क्रोध और दुहक शांत हो गया। उन्हें एक नया दृष्टिकोण मिला। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी बेगुनाही साबित करेंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्ती के लिए। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और अपने पुराने जासूसों से संपर्क साधने की कोशिश शुरू कर दी, जो अब शहंशाह के आदेश पर उन्हें ही ढूंढ रहे थे। भाग 4, सच्चाई की खोज। अध्याय 7, धागों को जोड़ना। अकबर के जासूसों ने आखिरकार बीरबल को ढूंढ निकाला। जब जासूसों के सरदार मीर कासिम ने बीरबल को साधु के वेश में देखा तो वह हैरान रह गया। उसने शहंशाह का संदेश दिया कि वह उन्हें बहुत याद करते हैं और सच जानना चाहते हैं। बीरबल ने मीर कासिम के जरिए अकबर को एक संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बस इतना लिखा, खत की स्याही और मुहर की सच्चाई की जांच करें। गद्दार वहीं मिलेगा जहां शहद और जहर एक साथ रहते हैं। यह एक पहेली थी जिसे सिर्फ अकबर ही समझ सकते थे। शहद और जहर से बीरबल का इशारा मीठी मीठी बातें करने वाले उन दरबारियों की ओर था जो मन में जहर रखते थे।
स्याही और मुहर का मतलब था कि खत में ही कोई झोल है। अकबर को संदेश मिला और वह तुरंत इसका मतलब समझ गए। उन्होंने शाही दस्तावेजों के सबसे बड़े विशेषज्ञ मुंशी इनायत उल्लाह को बुलाया। उन्होंने वह जाली खत उसे दिखाया और उसकी स्याही और कागज की जांच करने को कहा। कई दिनों की गहन जांच के बाद मुंशी ने एक चौंकाने वाली खोज की। उसने बताया कि खत में इस्तेमाल किया गया कागज तो काबुल का ही है, लेकिन स्याही आगरा की शाही टकसाल में बनने वाली एक खास किस्म की स्याही है, जो सिर्फ कुछ बड़े अधिकारियों को ही मिलती है। यह एक बहुत बड़ा सुराग था। इसका मतलब था कि खत काबुल में नहीं, बल्कि आगरा में ही लिखा गया था। अब अकबर को यह पता लगाना था कि यह खास स्याही उस दौरान किन किन अधिकारियों को दी गई थी। जब सूची सामने आई तो उसमें एक नाम देखकर अकबर चौंक गए, शमसुद्दीन खान। अकबर का शक अब यकीन में बदलने लगा था, लेकिन उन्हें और सबूत चाहिए थे। अध्याय 8 जाल बीरबल, जो अब गुप्त रूप से मीर कासिम के संपर्क में थे, ने अकबर को एक योजना भेजी। योजना के अनुसार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि काबुल के विद्रोही मिर्जा हाकिम ने संधि का प्रस्ताव भेजा है और वह अपनी गलती मानकर माफी मांगना चाहता है। अकबर ने कहा कि वह इस मामले पर चर्चा के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों की एक गुप्त बैठक दीवाने खास में आधी रात को करेंगे। उन्होंने इस बैठक के लिए शमसुद्दीन खान और अतागा खान को विशेष रूप से आमंत्रित किया। यह एक चारा था। बीरबल जानते थे कि अगर ये लोग ही असली साजिशकर्ता हैं, तो वे इस मौके का फायदा उठाकर मिर्जा हाकिम को यह खबर पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे कि वह संधि न करे, क्योंकि दरबार में अभी भी उसके दोस्त मौजूद हैं। उस रात दीवाने खास में बैठक शुरू हुई। अकबर ने जानबूझकर ऐसी बातें की जिनसे लगे कि वह मिर्जा हाकिम को माफ करने के लिए तैयार हैं। शमसुद्दीन और अतागा खान बेचैन हो रहे थे। बैठक के बाद, जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था, शमसुद्दीन खान सीधा अपने घर गया और उसने मिर्जा हाकिम के नाम एक संदेश लिखा। संदेश में उसने उसे संधि न करने और हमला करने के लिए उकसाया। उसने यह संदेश अपने सबसे भरोसेमंद कबूतर के जरिए भेजने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही उसने कबूतर को उड़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, शाही अंगरक्षकों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मीर कासिम और उसके जासूस पहले से ही उसकी हवेली पर नजर रखे हुए थे। अगले ही पल अतागा खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से भी सल्तनत के खिलाफ साजिश के कई सबूत मिले। सच्चाई अब आईने की तरह साफ थी। भाग 5 दोस्ती का पुनर्मिलन अध्याय 9 वापसी। अगले दिन दरबार एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने वाला था। शमसुद्दीन खान और अतागा खान को जंजीरों में जकड़कर पेश किया गया। उनके जुर्म के सारे सबूत दरबार के सामने रखे गए। जब सब कुछ साबित हो गया तो अकबर ने अपनी गद्दी से उठते हुए कहा, इन गद्दारों ने न सिर्फ सल्तनत के साथ बल्कि हमारे भरोसे और हमारी दोस्ती के साथ भी गद्दारी की है। लेकिन आज हम सिर्फ न्याय नहीं करेंगे, बल्कि अपनी भूल का प्रायश्चित भी करेंगे। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, हमारे सबसे अजीज दोस्त और इस सल्तनत के सबसे काबिल सलाहकार को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। दरबार का मुख्य दरवाजा खुला और सामने साधु के वेश में बीरबल खड़े थे। उन्हें देखते ही पूरे दरबार में एक लहर सी दौड़ गई। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए सिंहासन की ओर बढ़े। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस अपने दोस्त से मिलने की एक गहरी तड़प थी। अकबर सिंहासन से नीचे उतर आए। वह कई कदम आगे बढ़े और दरबार के बीच में सबके सामने उन्होंने बीरबल को कसकर गले लगा लिया। यह दो दोस्तों का मिलन था, जो महीनों के दर्द और अलगाव के बाद एक हो रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे,
हमें माफ कर दो बीरबल, अकबर ने भरे हुए गले से कहा। एक बादशाह के तौर पर हम शायद सही थे, लेकिन एक दोस्त के तौर पर हम हार गए। हमने तुम पर शक किया, बीरबल ने अकबर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जहांपनाह, आपने मुझ पर शक नहीं किया था, आपने सबूतों पर यकीन किया था, जो एक बादशाह का धर्म है। असली दोस्ती वही होती है जो ऐसी परीक्षाओं से गुजरकर और भी मजबूत हो जाए। अध्याय 10 एक अटूट बंधन। बीरबल को उनका पद और सम्मान लौटा दिया गया। साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा मिली, लेकिन इस घटना ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। अब यह सिर्फ बुद्धि और हास्य का रिश्ता नहीं था, यह विश्वास, सम्मान और त्याग की आग में तपकर निकला एक ऐसा बंधन था जिसे दुनिया होने पहली बार शहंशाह ने सार्वजनिक रूप से अपनी भूल को स्वीकार किया था। उन्होंने उसी दिन अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त मिशन दिया। बीरबल को ढूंढो, वह जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, उन्हें खोज निकालो और इस साजिश की तह तक जाओ। हमें सच जानना है। अध्याय 6 जंगल में जीवन। इधर बीरबल आगरा से निकलकर भटक रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान छिपा ली थी और एक साधारण यात्री का जीवन जी रहे थे। वह गांवों में रुकते, लोगों से बातें करते और उनके दुख दर्द को समझते। इस निर्वासन ने उन्हें एक नई दृष्टि दी। उन्होंने भारत की आत्मा को उसके गांवों, खेतों और आम लोगों में देखा, लेकिन उनके दिल में अपने दोस्त से बिछड़ने का गहरा घाव था। उन्हें गुस्सा नहीं, बल्कि दुख था कि शहंशाह ने सबूतों पर भरोसा किया, अपनी दोस्ती पर नहीं। भटकते भटकते वह बुंदेलखंड के घने जंगलों में पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात एक साधुओं की टोली से हुई। उन साधुओं के मुखिया गुरु ज्ञानसागर एक अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। बीरबल कुछ समय के लिए उनकी टोली में शामिल हो गए। उन्होंने अपना असली परिचय नहीं दिया। गुरु ज्ञानसागर ने बीरबल की आंखों में छिपी पीड़ा और उनके ज्ञान की गहराई को पहचान लिया। एक शाम जब सब धूनी के पास बैठे थे, गुरु ने बीरबल से कहा, पुत्र, तुम भाग रहे हो, लेकिन तुम किससे भाग रहे हो? दुनिया से या खुद से? कि कोई साजिश, कोई तलवार नहीं तोड़ सकती थी। वे समझ गए थे कि उनकी दोस्ती सिर्फ उनकी निजी संपत्ति नहीं, बल्कि पूरी मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत है। यह एक ऐसी नींव थी जिस पर न्याय, ज्ञान और सौहार्द का एक विशाल साम्राज्य टिका हुआ था। उस दिन के बाद जब भी कोई इतिहासकार अकबर के महान साम्राज्य का जिक्र करता, तो वह उनकी जीतों और उनकी इमारतों के साथ साथ उनकी उस शाही मित्रता का भी जिक्र जरूर करता, जिसने एक बादशाह को इंसान बनाए रखा और एक साधारण व्यक्ति को इतिहास में अमर कर दिया। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल के ज्ञान, विवेक और जीवन के दर्शन पर आधारित एक विस्तृत कहानी। अकबर बीरबल की ज्ञान की बातें। अध्याय 1 अहंकार का आगमन। आगरा का किला मुगलिया सल्तनत के गौरव का प्रतीक था और उसका दीवाने खास शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की प्रज्ञा और न्याय का केंद्र। यहाँ केवल राजकाज के फैसले ही नहीं होते थे, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, कला और दर्शन पर भी गहरी चर्चाएं होती थीं। अकबर स्वयं ज्ञान के पिपासु थे और उन्होंने अपने दरबार को नवरत्नों से सजाया था, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र का माहिर था। लेकिन इन सभी रत्नों में जो सितारा सबसे अधिक चमकता था, वह था बीरबल। एक दिन दरबार में एक असाधारण अतिथि का आगमन हुआ। वे थे दक्षिण के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री आचार्य विद्यानंद। उनका ज्ञान वेद, उपनिषद और तर्कशास्त्र में अद्वितीय माना जाता था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थीं और दूर दूर से छात्र उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। लेकिन ज्ञान के साथ साथ उनके भीतर अहंकार का एक सूक्ष्म बीज भी था। उन्हें लगता था कि किताबों और शास्त्रों में लिखा ज्ञान ही परम है और व्यावहारिक ज्ञान उसके सामने तुच्छ है।
उन्होंने शहंशाह अकबर के दरबार की प्रसिद्धि सुनी थी, विशेषकर बीरबल की चतुराई की। वे यह परखने आए थे कि क्या इस दरबार का ज्ञान वास्तव में गहरा है या केवल चतुराई भरी बातों का आडंबर। आचार्य विद्यानंद ने शहंशाह को प्रणाम करने के बाद कहा, शहंशाह हिंद, मैंने आपकी और आपके दरबार की कीर्ति सुनी है। सुना है कि यहाँ ज्ञान का सागर बहता है। मैं विद्या का एक विनम्र साधक आपके दरबार के ज्ञानियों की परीक्षा लेने आया हूँ। दरबार में एक खामोशी छा गई। यह एक सीधी चुनौती थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, आचार्य, हमारा दरबार आपके स्वागत से सम्मानित हुआ। आप निःसंकोच अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। आचार्य ने कहा, मैं आपके दरबार से केवल 3 प्रश्न पूछूंगा। ये प्रश्न जीवन और जगत के सार से जुड़े हैं। यदि आपके दरबारी, विशेषकर जिनके ज्ञान का डंका चारों ओर बजता है, श्रीमान बीरबल, इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सके, तो मैं मान लूंगा कि इस दरबार का ज्ञान केवल किताबी नहीं, बल्कि वास्तविक है। और यदि वे असफल रहे, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि सल्तनत का व्यावहारिक ज्ञान मेरे शास्त्रीय ज्ञान के समक्ष अधूरा है। यह सुनकर कई दरबारियों, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि बीरबल को नीचा दिखाने का यह सुनहरा अवसर है। अकबर ने अपनी गहरी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत और अविचलित खड़े थे। उनकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अकबर ने कहा, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है, आचार्य। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार आगरा के उस भव्य दरबार में ज्ञान की एक ऐसी प्रतियोगिता का मंच तैयार हुआ, जिसकी मिसाल आने वाली सदियों तक दी जानी थी। अध्याय 2। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा सत्य क्या है? अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें आचार्य विद्यानंद और बीरबल पर टिकी थीं। माहौल में एक गंभीर तनाव था। आचार्य विद्यानंद अपने आसन से उठे और अपनी तेजस्वी वाणी में बोले, मेरा पहला प्रश्न है, इस जगत का सबसे बड़ा सत्य क्या है? यह एक गहरा दार्शनिक प्रश्न था। एक दरबारी ने कहा, सबसे बड़ा सत्य ईश्वर है। आचार्य ने कहा, ईश्वर आस्था का विषय है, प्रमाण का नहीं। मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं जो हर किसी के लिए, हर समय, हर परिस्थिति में एक समान हो। वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने कहा, सबसे बड़ा सत्य है अंक और हिसाब। जो कमाया और जो गवाया, यही जीवन का लेखा जोखा है। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार का सत्य है, जगत का नहीं। धन आज है, कल नहीं। सेनापति मान सिंह ने कहा, सबसे बड़ी सच्चाई है शक्ति और तलवार का बल। आचार्य ने उत्तर दिया, तलवार टूट सकती है और शक्ति क्षीण हो सकती है। जब कोई भी दरबारी आचार्य को संतुष्ट नहीं कर सका, तो सबकी निगाहें बीरबल की ओर मुड़ गईं। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर आचार्य की ओर मुखातिब हुए। आचार्य जी, बीरबल ने विनम्रता से कहा, मेरे विचार में इस जगत का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन। दरबार में एक फुसफुसाहट फैल गई। यह कैसा उत्तर था? आचार्य ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, स्पष्ट करो बीरबल। बीरबल ने कहा, आचार्य, इस सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो स्थायी हो। जो आज शिशु है, वह कल युवा होगा और परसों वृद्ध। जो आज राजा है, कल रंक हो सकता है। जो आज स्वस्थ है, कल रोगी हो सकता है। सूर्य उदय होता है और अस्त भी होता है। ऋतुएं बदलती हैं। साम्राज्य बनते हैं और बिगड़ते हैं। सुख के बाद दुहक और दुहक के बाद सुख का चक्र निरंतर चलता रहता है। एकमात्र चीज जो कभी नहीं बदलती, वह है बदलाव का यह नियम। यही परम सत्य है, जो हर कण, हर क्षण में घटित हो रहा है। बीरबल ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह न तो सफलता में अहंकार करता है और न ही विफलता में निराश होता है। वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को संभाव से स्वीकार करता है।
यही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। आचार्य विद्यानंद बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए। उन्होंने ऐसा उत्तर अपेक्षित नहीं किया था। यह उत्तर किसी शास्त्र से रटा हुआ नहीं था, बल्कि जीवन के गहरे अनुभव से निकला था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर तर्कसंगत है बीरबल। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण का सम्मान करता हूं। लेकिन अभी दो प्रश्न शेष हैं। अध्याय 3 दूसरा प्रश्न, सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? अगले दिन दरबार में उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। बीरबल ने पहले प्रश्न का उत्तर देकर अपनी धाक जमा दी थी। आचार्य विद्यानंद ने अपना दूसरा प्रश्न पूछा, इस संसार की सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज वस्तु क्या है, जो बिना पैरों के चलती है और बिना पंखों के उड़ती है? यह प्रश्न भी एक पहेली जैसा था। एक दरबारी ने तुरंत उत्तर दिया, हवा। वह बहुत शक्तिशाली होती है और हर जगह पहुंच जाती है। आचार्य ने कहा, हवा को दीवारों से रोका जा सकता है। वह उतनी शक्तिशाली नहीं। दूसरे ने कहा, प्रकाश। वह बहुत तेज चलता है। आचार्य बोले, प्रकाश को भी अंधकार रोक लेता है। और वह शक्तिशाली कैसे हुआ? शहंशाह अकबर ने भी इस चर्चा में भाग लेते हुए कहा, शायद एक बादशाह का हुक्म। वह दूरदराज के इलाकों तक पहुंच जाता है और उसमें बड़ी शक्ति होती है। आचार्य ने सम्मानपूर्वक कहा, शहंशाह, आपका हुक्म भी इंसानों द्वारा ही पहुंचाया जाता है और कभी कभी उसकी अवहेलना भी हो सकती है। मैं किसी ऐसी चीज की बात कर रहा हूं जो अजेय और अबाध हो। जब सब चुप हो गए तो बीरबल ने उत्तर दिया। आचार्य, बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज वस्तु है मनुष्य का विचार, सोच। दरबार में फिर से शांति छा गई। बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, एक विचार पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच सकता है। आप यहाँ बैठे बैठे अपने बचपन के घर के बारे में सोच सकते हैं या 7 समंदर पार के देश की कल्पना कर सकते हैं। विचार को न कोई दीवार रोक सकती है, न कोई सरहद। और जहां तक शक्ति की बात है, बीरबल ने जारी रखा, एक विचार ही है जो किसी इंसान को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। एक सकारात्मक विचार किसी हताश व्यक्ति में आशा का संचार कर सकता है और उसे महान कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वहीं एक नकारात्मक विचार एक शक्तिशाली साम्राज्य को भी भीतर से खोखला कर सकता है। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां, आविष्कार और निर्माण हुए हैं, वे सब पहले किसी के मन में एक विचार के रूप में ही जन्मे थे। और जितना भी विनाश हुआ है, उसके पीछे भी घृणा और क्रोध का एक विचार ही था। तलवार की चोट तन पर लगती है, पर विचार की चोट आत्मा पर लगती है। इसलिए विचार से अधिक शक्तिशाली और तेज इस संसार में और कुछ नहीं है। आचार्य विद्यानंद इस उत्तर को सुनकर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने एक जटिल दार्शनिक अवधारणा को कितनी सरलता से समझा दिया था। उन्होंने आज तक हजारों ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन ज्ञान का ऐसा व्यावहारिक रूप उन्होंने पहली बार देखा था। उनका अहंकार पिघलने लगा था। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुम्हारा ज्ञान सचमुच अद्भुत है। तुमने मेरे मन की सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। लेकिन अब मेरा अंतिम प्रश्न है, जो इन सबसे अधिक कठिन है। अध्याय 4 अंतिम प्रश्न, जीवन का परम उद्देश्य क्या है? अंतिम दिन दरबार का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब यह कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक ज्ञानसभा लग रही थी। आचार्य विद्यानंद के चेहरे पर चुनौती का भाव नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सम्मान का भाव था। उन्होंने अपना अंतिम प्रश्न पूछा, एक मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य क्या है? उसे ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो उसे हर परिस्थिति में शांत और सुखी रख सके? यह प्रश्न आत्मा का प्रश्न था, जीवन के सार का। दिव्य शांति छा गई। आचार्य विद्यानंद की आंखों में आंसू थे। वे अपने आसन से उठे, बीरबल के पास आए और उनके सामने हाथ जोड़ लिए। बीरबल, उन्होंने भरे हुए कंठ से कहा, तुम सचमुच धन्य हो।
मैंने हजारों पुस्तकें पढ़ी, पर जो जीवन का सार तुमने आज मुझे समझाया है वह मुझे किसी ग्रंथ में नहीं मिला। मेरा अहंकार आज टूट गया। ज्ञान किताबों में नहीं, विवेक और अनुभव में होता है। तुमने मुझे दिखा दिया कि सच्चा ज्ञानी कौन है। वह शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और कहा, शहंशाह, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। आपका यह रत्न केवल एक चतुर सलाहकार नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक और ज्ञानी पुरुष है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि बीरबल आपके पास हैं। शहंशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी ज्ञान की बातों ने आज न केवल आचार्य का बल्कि हम सबका मार्गदर्शन किया है। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता चतुराई में नहीं, बल्कि गहरी समझ, सादगी और विवेक में निहित है। उस दिन के बाद आचार्य विद्यानंद कुछ महीने आगरा में ही रुके और उन्होंने बीरबल से सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान की कई बातें सीखीं। और अकबर बीरबल की ज्ञान की ये बातें कहानियों के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गईं, जो आज भी हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती हैं। प्रश्न था, एक मौलवी ने कहा, अल्लाह की इबादत करना और जन्नत पाना ही जीवन का उद्देश्य है। एक पंडित ने कहा, धर्म कर्म करके मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। एक धनी व्यापारी ने कहा, सुख सुविधाएं और धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है। आचार्य ने इन सभी उत्तरों को सुना, पर वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, ये सब मार्ग हो सकते हैं, पर क्या ये परम उद्देश्य हैं? क्योंकि बहुत से इबादत करने वाले भी दुखी हैं और बहुत से धनी भी अशांत हैं। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और बोले, आचार्य, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। सब ध्यान से सुनने लगे। एक बार एक व्यक्ति जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए निकला। बीरबल ने शुरू किया। वह एक नदी के पास गया और पूछा, हे नदी, तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? नदी ने कहा, मेरा उद्देश्य है निरंतर बहते रहना, रुकना नहीं। फिर वह एक पहाड़ के पास गया और पूछा, हे पर्वत, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? पर्वत ने कहा, मेरा उद्देश्य है स्थिर रहना, हर तूफान में अडिग रहना। फिर उसने एक फूल से पूछा, तुम्हारा क्या उद्देश्य है? फूल ने कहा, मेरा उद्देश्य है खिलना और अपनी सुगंध फैलाना, चाहे मेरा जीवन एक दिन का ही क्यों न हो। कहानी सुनाने के बाद बीरबल ने कहा, आचार्य, जैसे नदी का धर्म बहना है, पर्वत का धर्म स्थिर रहना है और फूल का धर्म खिलना है, वैसे ही मनुष्य का परम उद्देश्य है अपने स्वधर्म को पहचानना और उसका पालन करना। स्वधर्म? आचार्य ने पूछा। हाँ, बीरबल ने समझाया। स्वधर्म का अर्थ है अपनी वास्तविक प्रकृति, अपनी सहज प्रवृत्ति को पहचानना। एक राजा का स्वधर्म है न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करना। एक सैनिक का स्वधर्म है वीरता से देश की रक्षा करना। एक किसान का स्वधर्म है अन्न उपजाना। और एक ज्ञानी का स्वधर्म है ज्ञान का प्रकाश फैलाना। जीवन का परम उद्देश्य कोई दूर की मंजिल पाना नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान कर्तव्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और आनंद के साथ करना है, बिना फल की अत्यधिक चिंता किए। जब हम अपने स्वधर्म का पालन करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतोष मिलता है। यही सच्चा सुख है और परम ज्ञान। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, परम ज्ञान है आत्मज्ञान, यह जानना कि मैं कौन हूँ। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि वह केवल यह शरीर या मन नहीं, बल्कि एक असीम चेतना का अंश है, तो वह हर तरह के भय, लोभ और दुहक से मुक्त हो जाता है। वह समझ जाता है कि सुख दुख, मान अपमान सब परिवर्तनशील हैं। इस समझ के साथ जीना ही परम ज्ञान है। अध्याय 5, अहंकार का विसर्जन। बीरबल का उत्तर सुनकर पूरे दरबार में एक अकबर बीरबल की नायाब बुद्धि, 10,000 शब्दों की कहानी। अध्याय 1, एक अनसुलझी पहेली। आगरा का किला अपनी पूरी शान शौकत से दमक रहा था। यमुना नदी के किनारे बसा यह विशालकाय किला मुगल सल्तनत की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था।
बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दरबार में तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके नवरत्न, जो अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, उनके समक्ष बैठे थे। एक दो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, जो बादशाह अकबर के चेहरे पर छाई चिंता को और गहरा कर रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से राजधानी में एक अजीबोगरीब चोरी की वारदातें हो रही थीं। चोर कोई मामूली चोर नहीं था, वह केवल शाही खजाने से जुड़ी जगहों पर ही हाथ साफ करता था। अब तक 3 वारदातें हो चुकी थीं। पहली चोरी शाही टकसाल से हुई, जहां से सोने की मुहरों से भरे कई संदूक गायब हो गए। दूसरी चोरी शाही शस्त्रागार से हुई, जहां से जवाहरात, जड़ी तलवारें और खंजर चोरी हो गए। और सबसे ताजा वारदात शाही परिवार के जेवरात खाने से हुई थी, जहां से महारानी जोधाबाई के कुछ बेशकीमती हार और कंगन गायब हो गए थे। इन चोरियों की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चोर अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। सभी जगहों पर ताले टूटे नहीं थे, बल्कि उन्हें बड़ी सफाई से खोला गया था। पहरेदार कसम खाते थे कि उन्होंने किसी को आते जाते नहीं देखा। ऐसा लगता था मानो चोर हवा में आता है और हवा में ही गायब हो जाता है। बादशाह अकबर ने अपने सबसे काबिल सेनापतियों और जासूसों को इस मामले की तहकीकात पर लगाया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई थी कि यह किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी जिन्न या भूत प्रेत का काम है। इस अफवाह से प्रजा में भी भय का माहौल था। आज दरबार में इसी मसले पर गंभीर चर्चा चल रही थी। अकबर ने अपने नवरत्नों से राय मांगी। राजा टोडरमल, जो वित्त मंत्री थे, ने खजाने की सुरक्षा बढ़ाने का सुझाव दिया। 1-2 राजा मान सिंह, जो सेनापति थे, ने किले की गश्त और कड़ी करने की बात कही। 1-2 मुल्ला दो पियाजा ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह किसी अंदरूनी भेदिये का काम है और हमें सभी कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए। 1-2 अकबर इन सभी सुझावों को सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतुष्टि का भाव नहीं था। उनकी नजरें उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं, जो अब तक खामोश बैठा था, बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। 1-3 वे केवल बादशाह के मंत्री ही नहीं, बल्कि एक अच्छे मित्र भी थे। अकबर को पूरा भरोसा था कि अगर कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है तो वह केवल बीरबल ही हैं। बीरबल, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा, इस मसले पर तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई हल नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे और बादशाह को अदब से सलाम किया। आलमपनाह, जब तक मैं खुद वारदात की जगहों का मुआयना न कर लूं, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। चोर बहुत शातिर है और हमें उससे भी ज्यादा शातिर दिमाग से काम लेना होगा। दरबार में बैठे कुछ मंत्री, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, मुस्कुराए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल भी इस मामले को सुलझा नहीं पाएंगे, जिससे बादशाह की नजरों में उनका कद छोटा हो जाएगा। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, हम तुम्हें इस मामले की पूरी जिम्मेदारी सौंपते हैं। तुम जो चाहो, जैसे चाहो, जांच कर सकते हो, लेकिन हमें जल्द से जल्द वह चोर सलाखों के पीछे चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर हामी भरी। उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय का भाव था। उन्होंने बादशाह से उन सभी जगहों का मुआयना करने की इजाजत मांगी जहां चोरियां हुई थीं। बादशाह ने तुरंत इजाजत दे दी। अध्याय 2, बीरबल की तहकीकात। बीरबल ने अपनी तहकीकात शाही टकसाल से शुरू की। वे वहां के मुख्य अधिकारी से मिले और पूरी घटना का ब्यौरा लिया। उन्होंने उस कमरे का कोना कोना छान मारा जहां से सोने की मुहरें गायब हुई थीं। कमरा जमीन के नीचे एक तहखाने में बना था और वहां तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस पर हर वक्त कड़ा पहरा रहता था। बीरबल ने दीवारों को ध्यान से देखा, फर्श की एक एक टाइल को खटखटाया।
उन्होंने पहरेदारों से भी लंबी पूछताछ की। सभी ने एक ही बात दोहराई, उन्होंने किसी को भी अंदर जाते या बाहर आते नहीं देखा। इसके बाद बीरबल शाही शस्त्रागार गए। यहाँ का हाल भी कुछ वैसा ही था। कीमती हथियारों को एक मजबूत लोहे के कमरे में रखा गया था, जिसका ताला सिर्फ 3 अलग-अलग चाबियों से एक साथ खुलता था। ये तीनों चाबियां हमेशा बादशाह, सेनापति और शस्त्रागार के प्रमुख के पास रहती थीं। लेकिन चोर ने इस ताले को भी बिना तोड़े खोल लिया था। अंत में बीरबल महारानी जोधाबाई के महल पहुंचे। उन्होंने उस कमरे का जायजा लिया जहां से जेवरात चोरी हुए थे। यह कमरा महल के सबसे ऊपरी मंजिल पर था और इसकी खिड़कियां बहुत छोटी थीं, जिनसे किसी इंसान का अंदर आना नामुमकिन था। तीनों जगहों का मुआयना करने के बाद बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। तीनों चोरियों में एक बात समान थी, चोर ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि बड़ी चालाकी से अपने काम को अंजाम दिया था। ऐसा लगता था मानो वह किले के हर कोने से वाकिफ था और उसे पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। बीरबल को यकीन हो गया कि यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं है। चोर किले में ही मौजूद है और वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन वह कौन हो सकता है? अपनी जांच के दौरान बीरबल ने एक और अजीब बात पर गौर किया। हर वारदात के बाद किले के कुछ खास हिस्सों में सन्नाटा। तैनात कुछ पहरेदार अचानक बीमार पड़ जाते थे या किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले जाते थे। यह एक महज इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन बीरबल को इसमें भी कोई साजिश नजर आ रही थी। बीरबल ने उन सभी पहरेदारों की एक सूची तैयार की जो हाल ही में छुट्टी पर गए थे। उन्होंने उनके बारे में गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे कहाँ रहते हैं, किससे मिलते हैं, उनकी आदतें क्या हैं? बीरबल हर छोटी बड़ी बात का पता लगा रहे थे। अध्याय 3 एक अनएक्सपेक्टेड सुराग। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद भी बीरबल के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा। दरबारी फिर से कानाफूसी करने लगे थे कि बीरबल की बुद्धिमानी इस बार जवाब दे गई है। अकबर भी चिंतित होने लगे थे। एक शाम जब बीरबल अपने महल में इस गुत्थी पर विचार कर रहे थे, उनका एक भरोसेमंद जासूस उनके पास आया। उसने बताया कि उसने एक पहरेदार, जिसका नाम कासिम था, को शहर के एक सुनार की दुकान पर कुछ बेचते हुए देखा है। कासिम वही पहरेदार था जो शाही टकसाल में चोरी वाली रात बीमार होने का बहाना बनाकर छुट्टी पर था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने फौरन उस सुनार को पकड़ने का आदेश दिया। सुनार को जब बीरबल के सामने लाया गया तो वह डर के मारे कांपने लगा। थोड़ी सी सख्ती दिखाने पर उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कासिम ने उसे सोने की कुछ मुहरें बेची थीं। जब सुनार ने उन मुहरों को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उन पर शाही टकसाल की मुहर लगी हुई थी। उसने यह भी बताया कि कासिम ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया था कि कासिम इस चोरी में शामिल है। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि कासिम अकेला इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। उसके पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है। बीरबल ने कासिम को गिरफ्तार करने के लिए एक जाल बिछाने की सोची। उन्होंने एक योजना बनाई और उसे बादशाह अकबर को बताया। अकबर को बीरबल की योजना पसंद आई और उन्होंने उसे अपनी सहमति दे दी। अध्याय 4 जाल में फंसा चोर। अगले दिन बीरबल ने यह अफवाह फैला दी कि शाही खजाने में अरब से आए कुछ बेशकीमती हीरे रखे जाने वाले हैं। इन हीरों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और उनकी निगरानी खुद बीरबल करेंगे। यह खबर आग की तरह पूरे किले में फैल गई। चोर तक भी यह खबर पहुंच गई, जैसा कि बीरबल ने सोचा था।
उस रात बीरबल अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ खजाने के पास एक गुप्त कमरे में छिप गए। आधी रात के करीब जब चारों तरफ बीरबल ने खजाने के दरवाजे पर एक हल्की सी आहट सुनी। वे समझ गए कि चोर आ गया है। उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया और एक साया अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह साया अंदर आया, बीरबल ने अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने फौरन उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब उस साये के चेहरे से नकाब हटाया गया तो सब हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि किले का मुख्य वास्तुकार इनायत खान था। इनायत खान को किले की हर गुप्त सुरंग